उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। आज होटल में जो लड़की आपकी मेज़ पर आकर बैठी थी उसे मेरे आदमियों ने गिरफ्तार कर लिया है, तालिब ने कहा। यह सुनकर मिर्ज़ा अपनी जगह से उछल पड़ा। नौशीना को आपके आदमियों ने गिरफ्तार कर लिया है? क्यों? मिर्ज़ा का लहजा वाकई हैरत से भरपूर था। वजह यह है कि आप जैसे ही मेज़ से उठे उसने एक मखसूस इशारा किया और आपके पीछे ही एक यूरोपियन निसार नौजवान भी उठकर हॉल से बाहर निकल गया। मैं अपने 2-3 आदमियों समेत वहाँ मौजूद था। इत्फाक से मेरी नज़र नौशीना के इशारे पर पड़ गई। मैंने मार्टिन को नौशीना की गिरफ्तारी के लिए कहा और ख़ुद उठकर हॉल से बाहर निकल आया ताकि इस यूरोपियन निसार नौजवान की हरकत को चेक करूं। नौजवान ने कार के जरिए आपकी मोटरसाइकिल का ताक़ुब किया। मैं भी अपनी कार में इसके पीछे था। शायद उससे मेरे ताक़ुब का शक हो गया था, इसलिए जैसे ही मैं आप प्रिंसटन चौक से दाएं तरफ मुड़े वो सीधा चला गया। मैंने उसका पीछा किया, लेकिन अगली गली के जरिए वो मुझे टॉर्च देने में कामयाब हो गया। तालिब ने पूरी तफसील से मिर्ज़ा को आगाह किया। ये तो बहुत बुरी खबर सुनाई है तुमने, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि नौशीना ने ऐसी हरकत क्यों की। फिर वो यूरोपियन निसात नौजवान किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है? क्या कोई गैर मुल्की पार्टी भी हमारे मुकाबले में आ गई है? मिर्ज़ा के चेहरे पर उलझने बिखरी हुई थी। मेरे ख्याल में आप मेरे साथ चलें ताकि आपके सामने ही नौशीना से ये राज उगलवाया जाए, तालिब ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा। हाँ, ये ठीक है। अब नौशीना ही इस मौमा को हल कर सकती है, मिर्ज़ा ने उठते हुए कहा और तालिब भी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मैं कपड़े तब्दील कर आऊँ, मिर्ज़ा ने एक और कमरे की तरफ जाते हुए कहा और तालिब दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मिर्ज़ा कमरे में दाखिल हुआ तो इसके जिस्म पर सूट था जो काफ़ी कीमती था, शेप भी की हुई थी। तुम तो कार में आए होगे, उसे कहाँ पार्क किया है? मिर्ज़ा ने तालिब से पूछा। मैंने इस कॉलोनी में कार लेकर आना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए उसे हाथ वाले बाजार में खड़ा कर दिया था, तालिब ने कमरे से सहन में आते हुए कहा। लेकिन अब हम कार में नहीं जाएंगे, टैक्सी कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि दूसरी पार्टी तुम्हारी गाड़ी पहचान चुकी हो और अब इसकी निगरानी की जा रही हो। मिर्ज़ा ने मकान के बैरूनी दरवाजे को ताला लगाते हुए कहा। हाँ, ये ठीक है, मैं किसी को भेजकर कार मंगवा लूँगा, तालिब ने कहा और फिर वो दोनों पैदल बाजार जाने वाली सड़क पर चलने लगे। जोसेफ को वो तीनों लिए हुए जंगल के इंतहाई शुमाल की तरफ बढ़ते गए। काफ़ी दूर जाकर उन्होंने जोसेफ को रोक दिया। उसकी आंखों पर पट्टी बांधो। इनमें से एक ने, जो बाकी दो का लीडर मालूम होता था, हुक्म दिया और उसने जेब से स्याह रंग की पट्टी निकालकर जोसेफ की आंख में बांध दी। राइफल की नाल बदस्तूर जोसेफ की पूंछ से लगी हुई थी। अब 2 आदमियों ने उसे बांसों से पकड़ लिया था। थोड़ी देर बाद जोसेफ को सीढ़ियां उतरने का हुक्म दिया गया तो जोसेफ हैरान हुआ कि जंगल में सीढ़ियां कहाँ से आ गई। बहरहाल वो सीढ़ियां उतरता चला गया। फिर स्पाट ज़मीन आ गई। रुक जाओ, जोसेफ को एक बार फिर रुकने का हुक्म मिला और जोसेफ रुक गया। उसकी आंखों से पट्टी उतारी गई। वहाँ तेज रोशनी थी, इसलिए जोसेफ की आंख चमक गई। अंधेरे से यकदम रोशनी में आ जाने से चंद लम्हे तक वो आंखों से पूरी तरह खोल न सका। फिर जब उसकी आंख रोशनी से मानूस हो गई तो उसने देखा कि वो एक छोटे से कमरे में है। उसके सामने एक नकाबपोश मौजूद था। उसके इर्द गिर्द वही 3 आदमी हाथों में राइफलें लिए खड़े थे। इन तीनों के चेहरे भी नकाबों में छुपे हुए थे। ये है कौन और इससे यहाँ किस लिए लाए हो? नकाबपोश ने घुर्राहट आमीज़ लहजे में कहा। बॉस, ये 2 नए शिकारी थोड़ी देर पहले डेंजर जोन में दाखिल हुए थे। इनमें से एक पर शेर ने हमला कर दिया, वो मारा गया। दूसरा ये छुप गया था। इन नकाबपोशों में से एक ने इंतहाई मौतबाना अंदाज में कहा। डेंजर जोन में शिकार, और इस वक्त? बॉस ने इंतहाई हैरत से कहा। यही तो अजीब बात है बॉस, नकाबपोश ने कहा। क्या इन पर हाइपर मशीन नहीं आजमाई गई थी? बॉस ने पूछा। हाइपर मशीन से इन पर 5 वार किए गए थे, लेकिन ये दोनों इंतहा से ज़्यादा फुर्तीले निकले। हाइपर मशीन इनका कुछ ना बिगाड़ सकी, उल्टा हमारे 2 आदमी उन्होंने मार गिराए, नकाबपोश ने जवाब दिया। ओह, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये शिकारी नहीं बल्कि कुछ और हैं, बॉस ने गुर्राहट भरे लहजे में कहा। जी हाँ बॉस, इसलिए मैंने उसे ज़िंदा गिरफ्तार करके ले आना मुनासिब समझा ताकि आप इससे मालूमात हासिल कर सकें, नकाबपोश ने कहा। अच्छा किया तुमने, बॉस ने तहसीन आमीज़ अंदाज में कहा। जोसेफ खामोशी से खड़ा इनकी गुफ्तगू सुन रहा था। कौन हो तुम? बॉस ने कड़कते हुए जोसेफ से पूछा। जोसेफ द ग्रेट, जोसेफ ने फखरिया अंदाज में कहा। इसका अंदाज ऐसा था जैसे आगा हशर के ड्रामे में काम कर रहा हो। शट अप यू नॉनसेंस,
उसे सामने वाले सतून से बांध दो, बॉस ने नकाबपोशों को हुक्म देते हुए कहा। जोसेफ ने सोचा अब वक्त आ गया है कि यहाँ से फरार हो जाना चाहिए, क्योंकि अब तक वो इसके लिए खामोशी से चुपचाप नकाबपोशों के साथ चला आया था कि वो कहीं बेहोश इमरान को गिरफ्तार न कर लें। इसकी तरफ से तवज्जो हटाने के लिए उसने खामोशी इख्तियार की थी। ये नकाबपोश ने राइफल से उसे सतून की तरफ चलने का इशारा किया। जोसेफ कमरे के दरमियान चलते हुए एक मजबूत सतून की तरफ बढ़ गया। बॉस इतने में एक अलमारी से चमड़े का कोड़ा निकाल चुका था। जोसेफ ने अचानक चलते चलते बॉस के कोड़े में हाथ डाल दिया और दूसरे लम्बे कोड़ा उसके हाथ में था। उससे पहले कुछ संभलता जोसेफ ने तेजी से कोड़ा लहराया और वो शराब की आवाज़ से ब्रेन गन वाले नकाबपोश के हाथ पर लगा। उसके हाथ से ब्रेन गन छूट कर दूर जा गिरी। दूसरे नकाबपोश ने ट्रिगर दबा दिया। गोली चली इतनी देर में जोसेफ वहाँ से हट चुका था। गोली जोसेफ की दाईं तरफ खड़े हुए एक नकाबपोश के सीने में लगी और वो एक कर्मनाक चीख मारते हुए ज़मीन पर ढेर हो गया। फिर तो कमरे में भौचाल आ गया। जोसेफ इंतहाई तेज़ी से कूड़ा घुमा रहा था और कमरा नकाबपोशों की चीखों से गूंज उठा। वो इन्हें इतनी मोहलत नहीं देना चाहता था कि वो कमरे से बाहर निकल सके। वैसे कमरे में चारों तरफ फोम की चादरें फिट थी, इसलिए ये कमरा साउंड प्रूफ भी था। नतीजन नकाबपोशों की चीखें बाहर ना ही जा सकती थी। थोड़ी देर बाद नकाबपोश फर्श पर ढेर हो चुके थे। जोसेफ ने इस तरह वहशत से इन पर कूड़े बरसा रहा था कि उसका हाथ बिजली की सी तेज़ी से घूम रहा था। शराब शराब की आवाज़ों और नकाबपोशों की कर्मनाक चीखों से पूरा माहौल इंतहाई खौफनाक और भयानक हो गया था। चंद लम्हों बाद तीनों नकाबपोश बेहिस हो गए। वो बेहोश हो चुके थे। जोसेफ ने हाथ रोक दिया। वो बुरी तरह हाँप रहा था। चंद लम्हे तक वो लंबे लंबे सांस लेता रहा। फिर उसने जख्मों से पुर नकाबपोशों के चेहरों से नकाब खींच लिए। वो सब नाकामी मालूम होते थे। अब जोसेफ के सामने मसला वहाँ से निकलने का था। कमरे में कहीं दरवाज़ा नजर नहीं आ रहा था, इसलिए चंद लम्हे तक वो हैरत से इधर उधर देखता रहा। फिर अचानक उसकी नज़र कोने में एक छोटी सी मेज़ पर पड़ी, जिसकी साइड में 2 मुख्तलिफ रंगों के बटन लगे हुए थे। जोसेफ ने एक नकाब अपने चेहरे पर बांध लिया और फिर सब्ज रंग का बटन दबा दिया। सारे कमरे में मौजूद फोम की चादरें गायब हो गई। अब कोने में एक दरवाज़ा नजर आ रहा था। उसने दूसरा बटन दबा दिया तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। जोसेफ ने ज़मीन पर पड़ी हुई एक प्लेन गन उठाई और दरवाजे से बाहर निकल आया। ये एक लंबी सी गैलरी थी जो अब सुनसान पड़ी हुई थी। वो खामोशी सी दाएं साइड पर चलने लगा। अचानक उसे आहट सी महसूस हुई। जोसेफ फुर्ती से एक सतून के पीछे छुप गया। एक नकाबपोश था जो सामने से चला आ रहा था। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ इस तरफ आ रहा था जिधर जोसेफ छुपा हुआ था। जैसे ही वो जोसेफ के करीब से गुजरने लगा, अचानक जोसेफ ने उसके सीने पर ब्रेन गन की नाल रख दी। वो नकाबपोश फुटक कर रुक गया। वापस मुड़ो, जोसेफ ने गुर्राहट आमीज लहजे में कहा। लेकिन मेरा कसूर? नकाबपोश ने न जाने जोसेफ को क्या समझते हुए खौफजदा अंदाज में पूछा। तुम अंदर क्यों दाखिल हुए थे? जोसेफ ने गुस्से से भरपूर अंदाज में सवाल किया। लेकिन मैं तो ड्यूटी ख़त्म करके आ रहा हूँ। आने वाले नकाबपोश की आवाज़ में हैरत थी। नहीं, वापस जंगल में चलो, जोसेफ ने राइफल की नाल को झटका देते हुए कहा। मगर नकाबपोश वाकई हैरान था कि यह आखिर मसला क्या है। चलो, जोसेफ ने और ज़्यादा गुस्सा जाहिर करते हुए कहा और नकाबपोश कंधे भटकता हुआ वापस मुड़ गया। ये खासा वसी हाल था। हाल के दरमियान में एक कुर्सी पर नौशीना बंदी बैठी थी। इसका शौक स्कर्ट जगह जगह से फट गया था। इसका चेहरा खौफ और दहशत की ज़्यादती की वजह से बिगड़ गया था। सुर्ख और सफ़ेद रंग की गहरी सर्दी में तब्दील हो चुका था। इसके बाएं साइड पर मार्टिन खड़ा था और ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे मकड़ी अपने जाले में फंसी हुई मक्खी को देखती है। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मार्टिन चौंका, फिर उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। सामने 2 नकाबपोश मौजूद थे। दोनों के नकाब इंतहाई गहरे सुर्ख थे। शैतान! इनमें से एक ने मार्टिन से मुखातिब होकर इंतहाई सर्द आवाज़ में कहा। 10 करोड़ में 2 शैतान, मार्टिन ने मौतबाना तौर पर झुकते हुए कहा। फिर वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। नौशीना की नज़र जैसे ही इन दोनों पर पड़ी, वो खौफ से चीखने लगी। मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की, नौशीना ने कहा। बकवास बंद करो लड़की, तुमने गद्दारी की है। इनमें से एक ने मिनमिनाई हुई लेकिन इंतहाई सर्द आवाज़ में कहा। ये यकीनन मिर्ज़ा की आवाज़ थी। नहीं बॉस, आपको गलत इतला दी गई है। नौशीना की आवाज़ खौफ से लरस रही थी। मत भूल ए लड़की, मेरा नाम शैतान है और शैतान को कोई धोखा नहीं दे सकता, मिर्ज़ा ने रूह में उतर जाने वाली कुर्राहट से कहा। नौशीना खौफ के मारे भी इख्तियार रोने लगी।
اپنے آنسوؤں کو روک لو، شیطان پر یہ حربے کارگر نہیں ہوتے، اور جواب دو کہ ہوٹل 3 کراس میں جہاں تم نے ہمارے کارندے کو خفیہ پیغام پہنچایا تھا اور جب وہ جانے لگا تو تم نے جس یورپین نژاد نوجوان کو مخصوص اشارہ کیا تھا وہ کون تھا؟ مرزا نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، میں نہیں جانتی باس، میں نے کس کو اشارہ نہیں کیا، خدا شاہد ہے، نوشینہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ خدا کا نام ہمارے سامنے مت لو، شیطانوں کے سامنے خدا کی قسم کھانا بیکار ہے، سچ سچ بتا دو ورنہ شیطان کسی پر رحم نہیں کیا کرتے، دوسرے شیطان طالب نے خوفناک آواز میں کہا۔ نوشینہ نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ وہ بے اختیار آنسو بہانے لگی۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ شیطان اس کی کسی بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ مارٹن، اچانک طالب چیخا۔ یس باس، مارٹن نے ایک دم اٹینشن ہوتے ہوئے کہا۔ اپنا چاقو نکالو اور اس لڑکی کا دایاں کان کاٹ دو، طالب نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ نہیں مجھ پر رحم کرو، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کسی کو کوئی اشارہ نہیں کیا۔ نوشینہ خوف سے چیخ اٹھی، لیکن مارٹن نے پھرتی سے جیب سے ایک بڑا سا چاقو نکالا، پھر کمرے میں چاقو کھلنے کی آواز ابھری۔ دوسرے لمحے مارٹن چاقو کھلنے ہوئے آہستہ آہستہ نوشینہ کی طرف بڑھنے لگا۔ نہیں، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں بے گناہ ہوں، نوشینہ چاقو کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ کر چیخنے لگی۔ پھر دوسرے لمحے بال نوشینہ کی طویل اور دردناک چیخ سے حال گونج اٹھا۔ مارٹن نے انتہائی بے رحمی سے چاقو ایک ہی وار سے اس کا دایاں کان کاٹ دیا تھا۔ اس کے کٹے ہوئے کان سے سرخ خون تیزی سے بہنے لگا۔ نوشینہ کا سر ایک طرف ڈھلک گیا، وہ خوف اور تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے ہوش میں لے آؤ، مرزا کے جذبات سے آری آواز گونجی اور مارٹن نے ایک بھرپور تھپڑ نوشینہ کے گال میں چبا دیا۔ نوشینہ ایک جھٹکے سے ہوش میں آ گئی، اس کی آنکھیں خوف سے اہل رہی تھی۔ وہ ایک لمحے تک اپنے سامنے کھڑے دونوں شیطانوں کو دیکھتی رہی، پھر اس نے دونوں کو گالیاں دینے شروع کر دی۔ ناک کاٹ ڈالو، مرزا نے مارٹن کو دوسرا حکم دیا۔ کاٹ دو، میرا سارا جسم کاٹ دو، تم واقعی شیطان ہو، نوشینہ چیخنے لگی۔ دوسرے لمحے مارٹن نے چاقو کے 2-3 واروں سے نوشینہ کی ناک کاٹ ڈالی۔ نوشینہ ایک بار پھر بے ہوش ہو چکی تھی، اس کا خوبصورت چہرہ انتہائی بھیانک اور خوفناک معلوم ہوتا تھا۔ ہوش میں لے آؤ، طالب نے کڑکتے ہوئے کہا، اور مارٹن نے ایک بار پھر نوشینہ کے رخساروں پر تھپڑ برسانے شروع کر دیے۔ 4-5 تھپڑوں کے بعد نوشینہ ایک بار پھر ہوش میں آ گئی، لیکن اب وہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ بتاؤ لڑکی، وہ کون تھا جس کو تم نے اشارہ کیا تھا، ورنہ اب آنکھیں نکال دوں گا، مرزا نے انتہائی بے رحم آواز میں کہا، اور مارٹن نے چاقو کی نوک نوشینہ کی خوبصورت آنکھوں کی طرف بڑھا دی۔ بتاتی ہوں تمہیں ان شیطانوں کا واسطہ، رک جاؤ، پانی، نوشینہ نے چیختے ہوئے کہا۔ مارٹن رک جاؤ اور اسے پانی دو، طالب نے مارٹن کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ مارٹن رک گیا، پھر اس نے چاقو بائیں ہاتھ میں پکڑا اور ہال کے کونے کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں اس کی ایک سراہی سے گلاس میں پانی بھرا اور لا کر نوشینہ کے منہ سے لگا دیا۔ میرے ہاتھ کھول دو، میں ہونٹوں سے خون پہنچنا چاہتی ہوں، نوشینہ نے، جس کے چہرے پر خون ہی خون پھیلا ہوا تھا، انتہائی التجائیہ انداز میں کہا۔ اس کے ہاتھ کھول دو، مرزا نے مارٹن کو حکم دیا۔ مارٹن نے پانی کا گلاس نیچے رکھا اور پھر چاقو کی مدد سے اس کے دونوں ہاتھوں کی رسیاں کاٹ دی۔ نوشینہ کے ہاتھ جیسے ہی آزاد ہوئے، اس نے منہ پر سے خون پہنچا، لیکن خون متواتر بہہ رہا تھا۔ مارٹن نے پانی کا گلاس اس کے خون آلود ہاتھوں میں پکڑ دیا۔ نوشینہ نے ایک لمحے کے لیے گلاس کی طرف دیکھا، پھر اس نے گلاس کو بائیں ہاتھ میں پکڑا اور پھر اس کا دایاں ہاتھ تیزی سے اس کے منہ کی طرف بڑھا۔ مارٹن نے سمجھا کہ وہ خون پہنچنا چاہتی ہے، لیکن نوشینہ کی انگلی میں موجود ایک انگوٹھی کا ڈھکن کھلا اور اس میں موجود سفوف اس کے حلق میں چلا گیا۔ دوسرے لمحے نوشینہ گلاس سے منہ لگا چکی تھی۔ مارٹن نے نوشینہ کی یہ حرکت دیکھ لی تھی، اس نے پھرتی سے گلاس اس کے ہاتھوں سے چھین لیا، لیکن وہ گلاس خالی کر چکی تھی۔ ہا، میں نے زہر کھا لیا ہے شیطانوں، اب تم مجھ سے کچھ معلوم نہیں کر سکتے، نوشینہ نے کہکے مارتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے اس کا سر ڈھلک گیا۔ مارٹن نے آگے بڑھ کر اس کا سر سیدھا کیا، لیکن وہ ان شیطانوں کی دسترس سے دور جا چکی تھی۔ اف، یہ برا ہوا، اس لڑکی کو مرنا نہیں چاہیے تھا، اب میں پھر تاریخ میں چلا جاؤں گا، مرزا نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن پھر خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ اس طرح خودکشی کر لے گی، طالب کے لہجے میں افسوس کا عنصر موجود تھا۔ مارٹن، اس کی لاش ٹھکانے لگا دو، طالب نے مارٹن سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ اوکے باس، مارٹن نے جھکتے ہوئے معتبانہ انداز میں کہا، پھر وہ دونوں شیطان واپس مڑے اور دروازے سے باہر نکل گئے۔
इमरान जीप दौड़ाता हुआ सीधा behzad महल पहुंचा। उसने जीप पोर्च में रोकी और खुद उतरकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके सारे जिस्म में दर्द हो रहा था। गनीमत ये था कि महल के सारे मकीन सोए हुए थे, इसलिए इमरान की हालत किसी पर ज़ाहिर ना हो सकी। कमरे में पहुंचकर वो सीधा अपने टीची केस की तरफ बढ़ा। उसने टीची केस खोला और उसमें एक ट्रांसमीटर निकालकर उसका बटन ऑन कर दिया। कमरे का दरवाज़ा उसने अच्छी तरह बंद कर दिया था। बटन दबने के चंद लम्हे बाद ही राब्ता कायम हो गया। हेलो ब्लैक ज़ीरो, इमरान स्पीकिंग ओवर, इमरान ने कहा। यस सर, ब्लैक ज़ीरो स्पीकिंग दिस साइड ओवर। दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ सुनाई थी। तुम अभी तक जाग रहे हो, वरना मेरा ख्याल था तो शायद काफ़ी देर बाद राब्ता कायम हो। ओवर, इमरान ने पूछा। मैं जाग रहा था इमरान साहब, मैं बैनुल अक़वामी मुजरिमों की फ़ाइल का मुतालिया कर रहा था। ओवर, ब्लैक ज़ीरो ने जागने की वजह बताते हुए कहा। क्यों, खैरियत तो है? खुद अपना नोटो इस फाइल में लगवाने का इरादा तो नहीं है? ओवर, इमरान ने पूछा। नहीं, खुदा माफ़ रखे, मेरा फ़ोटो इसमें लगा और आपने मेरे हाथों में हथकड़ियाँ डाली। ओवर, ताहिर ने हंसते हुए कहा। अच्छा ताहिर, तुम्हारी मर्ज़ी, वरना मैंने तुम्हें ऑफ़र दे दी है। ओवर, इमरान ने भी हंसते हुए कहा। एक शर्त पर ऐसा हो सकता है कि आपका फ़ोटो भी मेरे साथ लगे। ओवर, ताहिर ने तजवीज़ पेश की। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, अखबारों में मुजरिमों के साथ पुलिस वालों के फ़ोटो छपते ही रहते हैं। ओवर, इमरान ने कहा। इस लिहाज से नहीं, बल्कि उस्ताद शागिर्द के लिहाज से फ़ोटो लगें तब तो बात बनेगी। ओवर, ताहिर ने जवाब दिया। अच्छा ताहिर, मजाक एक तरफ रहा, अब मैं जो कुछ कहूँ उसे गौर से सुनो। तुम्हें इल्म है इस वक्त मैं रियासत प्रेम नगर में मौजूद हूँ। मेरा ख्याल था कि कोई छोटा मोटा केस होगा, लेकिन यहाँ तो मामला काफ़ी ऊंचा जाता मालूम होता है। इसलिए तुम कल सुबह सफदर, कैप्टन शकील, तनवीर और जूलिया को रियासत प्रेम नगर भिजवा दो। वो यहाँ मेकअप में आएँ और होटल सनरेज में ठहरें। मैं उन्हें यहाँ कनेक्ट कर लूँगा। पार्टी लीडर के लिहाज से उन्हें मेरे अहकाम की तामील का हुक्म ज़रूर दे देना। ओवर, इमरान ने तफसीलियन हिदायत देते हुए कहा। बहुत बेहतर सर, मैं कल सुबह मेंबर्स को पहली फ़्लाइट में भिजवा दूंगा। ओवर, ब्लैक ज़ीरो ने मौतबाना लहजे में कहा। ओके, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और फिर ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। ट्रांसमीटर वापस बैग में रखकर उसने कपड़े उतारे और स्लीपिंग सूट पहन लिया। उसने बैग में उसे पेन किलर की 2 गोलियां निकालकर पानी से खा ली, जिससे दर्द में फ़र्क पड़ गया और वो बेड पर लेट गया। अब उसे जोसेफ की फ़िक्र थी, लेकिन उसे यकीन था कि जंगल में जोसेफ की सलाहियतें कुछ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इसलिए वो मुजरिमों के हाथों से बच जाने में कामयाब हो जाएगा। इसका ख्याल था कि सुबह वो जंगल में इस जगह जाकर निशानात तलाश करेगा। चनाचा वो सोने की कोशिश करने लगा। उसे सोए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि उसके कमरे का रोशनदान हल्की सी आवाज़ से खुला और एक रिवॉल्वर पर तार हाथ रोशनदान से अंदर दाखिल हुआ। रिवॉल्वर की नाल पर साइलेंसर चढ़ा हुआ था। नाली का रुख इमरान के सीने की तरफ था। ट्रिगर वाला एक हल्का सा धमाका हुआ और सिर में भी इख्तियार इमरान ने करवट ली। गोली इमरान के जिस्म के करीब से गुजरती हुई बिस्तर में धंस गई। उससे पहले कि दूसरी गोली चलती, इमरान बिजली की सी तेज़ी से फर्श पर गिरा। हाथ वापस चला गया। इमरान ने रिवॉल्वर की झलक रोशनदान में देख ली थी, क्योंकि ब्लू लाइट से कमरे में हल्की सी रोशनी हो रही थी। इमरान ने फुर्ती दिखाई। झटके से उसने चटखनी खोली और कमरे में से निकलकर गैलरी में भागने लगा। गैलरी के इख्तिताम पर ही सीढ़ियाँ थी। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। जल्दी इस गैलरी तक पहुँच गया। गैलरी से सीढ़ियाँ छत पर जा रही थी। वो तेज़ी से छत की तरफ बढ़ा। छत के दूसरे सिरे पर उसे एक हुक दीवार के साथ लटका हुआ नजर आया। वो फुर्ती से उसकी तरफ बढ़ा। हुक के साथ नीचे तक रस्सी लगी हुई थी और इसी लम्हे उसने देखा कि एक साया सा पाइंबा की दीवार कूद गया। वो जल्दी में अपने साथ रिवॉल्वर नहीं लाया था, इसलिए वो साए पर फायर न कर सका। उसके भागने के शोर से महल के मकीन भी हड़बड़ा कर जाग पड़े थे। चौकीदार की शोर की आवाज़ें भी आ रही थी, शायद वो भी अलर्ट हो गए थे। इमरान ने इत्मीनान से हाथ झाड़े और फिर उस तरह सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे आया जैसे छत पर चांदनी रात का नज़ारा करने गया हो। बरामदे में नवाब साहब बिमा अपनी बेटियों और भांजियों के खड़े नजर आए। इन सब के चेहरे फक थे। इमरान को देखते ही वो इस तरफ लपके। क्या बात हुई थी? ये शोर कैसा था? तुम कहाँ गए थे? बदहवासी की वजह से नवाब साहब के हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। कुछ नहीं, ज़रा छत पर गया था चांदनी रात का नज़ारा करने, इमरान ने लापरवाही से कहा। चांदनी रात का नज़ारा? लड़कियां हक्का पक्का रह गई। हाँ, दरअसल जब तक मैं चांदनी रात का नज़ारा ना कर लूँ मुझे नींद नहीं आती, इमरान ने भोली सूरत बनाते हुए कहा। ला हौला वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला, नवाब साहब ने ज़िच होकर कहा। वो कहाँ है? पकड़ना जाने ना पाए। इमरान ने बरामदे में ही चारों तरफ चकराना शुरू कर दिया। कौन? किसे पकड़ना है?
नवाब साहब भी बदहवासी में चकरा गए। लड़कियां भी इमरान को इस तरह चकराते देखकर हैरान रह गई। ही, जिसके लिए आप लाहौर पढ़ रहे थे, इमरान ने कहा। किसके लिए पढ़ रहा था? नवाब साहब ने कुछ ना समझते हुए कहा। अरे वही शैतान, और कौन? इमरान ने वजाहत कर दी। तुमसे बड़ा शैतान भी कोई हो सकता है। नवाब साहब ने इसका मतलब समझते हुए कदरे छीन कर कहा। जी हाँ, अब मुझसे तो बहरहाल बड़े ही हैं। इमरान ने चोट की और नवाब साहब कुछ और छिम गए। बदतमीज़, नवाब साहब ने कदरे सख्ती से कहा, क्योंकि उन्हें पास खड़ी लड़कियों का ख्याल आ गया। ये किसका नाम है? आपका है। इमरान ने मारूक की तरफ हैरत से देखते हुए कहा और मारूक छिप गई। बाकी लड़कियों के हल्क से भी इख्तियार कह के फूट पड़े। नवाब साहब मुस्कुरा दिए। इतने में दूर से शोर सा उठा और सब चौंक कर इधर उधर देखने लगे। थोड़ी देर बाद चौकीदार एक नकाब पोश को पकड़े इधर ले आए। नवाब साहब को बरामदे में खड़े देखकर वो अदब से झुक गए। कौन है ये? नवाब साहब ने गरजते हुए कहा। मालूम नहीं हुजूर, महल की मशरकी दीवार से बाहर कूद रहा था कि हमने पकड़ लिया। एक चौकीदार ने इंतहाई मौतबाना अंदाज में जवाब दिया। इसका नकाब उतारो। नवाब साहब ने हुक्म दिया और एक चौकीदार ने फुर्ती से इसके चेहरे से नकाब उछल लिया। ओह तुम! नवाब साहब चौंक पड़े। इमरान हैरत से इस नौजवान को देख रहा था जो सर झुकाए खड़ा था। कौन है ये? इमरान ने हैरत से पूछा। मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी अफजल। नवाब साहब ने नागवारी से जवाब दिया। शायद अफजल को इस रूप में देखकर इनका मूड बिगड़ गया था। इससे मेरे कमरे में ले आओ। इमरान ने चौकीदारों को हुक्म दिया और चौकीदार ने सवालिया नज़रों से नवाब साहब की तरफ देखा। हुक्म की तामील करो। नवाब साहब गरजे और चौकीदारों ने सर झुका दिया। वो अफजल को लिए हुए इमरान के कमरे की तरफ चल दिए। अफजल के हाथ पुश्त पर बंधे हुए थे। उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। इमरान और नवाब साहब के अलावा बाकी सब लोगों को कमरे से निकाल दिया गया। इमरान ने दरवाज़ा बंद करके अंदर से चटखनी लगा दी। नवाब साहब सामने सोफे पर बैठे कीना परवर नजरों से अफजल को देख रहे थे जो सर झुकाए बैठा था। इमरान भी सोफे पर नवाब साहब के करीब आकर बैठ गया। उसने एक लम्हा दिलचस्प नज़रों से अफजल को देखा, फिर नवाब साहब से मुखातिब हो गया। ये कब से आपके पास मुलाजिम हैं? इमरान ने पूछा। पिछले 15 सालों से। नवाब साहब ने बड़े ठहरे हुए अंदाज में जवाब दिया। ओह, बड़ा लंबा अरसा है। इमरान ने हैरत से कहा। हाँ, इसलिए तो मुझे इस बददियानत पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं किसी कीमत पर इस पर शक नहीं कर सकता था और यही मार आस्तीन निकला। नवाब साहब फिक्रा मुकम्मल करके दांत पीसने लगे। उनका चेहरा गुस्से के मारे सुर्ख हो रहा था। उनका बस नहीं चलता था कि अफजल को तोप दम करा दे। अफजल साहब, आपका माउथ आर्गन बजाना आता है? इमरान ने अचानक अफजल से मुखातिब होते हुए पूछा और अफजल जो सर झुकाए बैठा था, इस सवाल पर उसने तेज़ी से सर उठाया जैसे उसे बिजली का करंट लगा हो। उसने भरपूर और गहरी नज़रों से इमरान की आंखों में देखा, फिर उसके लबों में फीकी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने सर झुका लिया। नवाब साहब भी हैरत से आंखें फाड़े बैठे थे। यार, तुम तो यूं सर झुकाए बैठे हो जैसे दुल्हन बारात के इंतज़ार में बैठी हो, इमरान ने कहा। अफजल ने सर फिर भी नहीं उठाया। अरे यार, वाकई मैं ही गलती पर था। तुम दुल्हन कैसे हो सकते हो? तौबा तौबा, इतनी फाश गलती। क्यों नवाब साहब? उसने अचानक नवाब साहब की तरफ मुड़कर सवाल दाग दिया। अफजल अब हैरत से इमरान को देख रहा था जैसे वो इमरान की शख्सियत को समझ ना पा रहा हो। सीधी तरह बताओ कि तुम क्यों मुझे कत्ल करना चाहते थे? अचानक इमरान बेपनाह संजीदगी से बोला। इसके चेहरे से हमाकत यूं गायब हो गई जैसे किसी ने नकाब उतार कर फेंक दिया हो। चेहरे पर पूरी संजीदगी आ गई थी। अफजल ये संजीदगी देखकर नर्वस हो गया। मैं कुछ नहीं जानता, अफजल ने हकलाते हुए कहा। अफजल, इमरान सांप की तरह फुनकारा और अफजल ने यूं झटका खाया जैसे उसे किसी ने कूड़ा मार दिया हो। उसने एक लम्हा इमरान की आंखों में देखा, फिर उसने बोलना शुरू कर दिया जैसे वो खुद अल्फाज मुंह से ना निकाल रहा हो बल्कि अल्फाज खुद उसके मुंह से निकल रहे हों। बताता हूँ, मैं पिछले साल से इनके लिए काम कर रहा हूँ। मैं मजबूर था, मुझे वो ब्लैकमेल करते थे, अफसर ने खौफजदा लहजे में कहा। किन के लिए काम कर रहे हो? इमरान की आवाज़ में तलवार जैसी गाड़ थी। 10 करोड़ में 2 शैतान के लिए, अफसर ने अनकते हुए लहजे में कहा। क्या? इमरान पे इख्तियार चौंक पड़ा। नवाब साहब तो खैर शुरू ही से हैरत के शदीद झटकों की सद में थे, लेकिन इस बार इमरान भी वाकई ही हैरत ज़दा रह गया। 10 करोड़ में 2 शैतान? इमरान ने हैरत से दोहराया। जी हाँ, ये उनके गुरूह का मखसूस नाम है और यही उनका कोड है। अफजल सब कुछ बताया जा रहा था। खूब, वाकई बेहतरीन नाम है, बड़े जिंदा दिल मालूम होते हैं। लेकिन 2 शैतान कौन कौन से हैं? इमरान ने बातों ही बातों में उससे पूछा।
یہ تو مجھے معلوم نہیں، افضل نے جواب دیا۔ کیوں معلوم نہیں؟ کیا وہ تمہیں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے نظر نہیں آتے؟ عمران نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ پھر وہ نواب صاحب کی طرف دیکھ کر گھبرا گیا، جو ایک لمحے تو بات سمجھے نہیں تھے، اور جب سمجھے تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ نواب صاحب نے شاید ایسی گستاخیاں زندگی میں کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ پھر بلا مجال بھی کس کی تھی؟ نواب صاحب کے سامنے کوئی اونچا بول جائے۔ گستاخی تو ایک طرف رہی، لیکن یہ عمران جب سے آیا تھا برابر ان پر چوٹیں کھا رہا تھا۔ عمران نواب صاحب غصے سے دھاڑے۔ شیطان نمبر 2 کہیے جناب، عمران نہ کہیے، عمران نے انہیں تقریباً پچکارتے ہوئے کہا۔ وہ ایک لمحے تک انتہائی سرخ آنکھوں سے عمران کو گھورتے رہے، پھر ان پر بے بسی کی جھنجھلاہٹ سی چھا گئی، اور کوئی چارہ کار نہ دیکھتے ہوئے وہ ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھے اور خاموشی سے دروازے کی چٹکنی کھول کر باہر نکل گئے۔ خس کم جہاں پاک، عمران نے اٹھ کر دروازے کو دوبارہ بند کرتے ہوئے کہا۔ افضل خاموشی سے عمران کی حرکات دیکھ رہا تھا۔ عمران دوبارہ صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اطمینان کی ایک طویل سانس لی، کیونکہ وہ دل سے چاہتا تھا کہ نواب صاحب یہاں سے نکل جائیں، اور پھر اٹھ کر اس نے افضل کے بندھے ہوئے ہاتھ کھول دیے۔ افضل اس کی شخصیت سے کچھ اس طرح متاثر ہو چکا تھا کہ اس نے ہاتھ کھلنے کے باوجود کوئی حرکت نہیں کی۔ دیکھو افضل، جو کچھ تمہارے علم میں ہو مجھے صحیح بتا دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں بچا لیا جائے گا، اور تمہارے خلاف جو بلیک میلنگ سٹف شیطانوں کے پاس ہے وہ بھی حاصل کر کے میں تمہیں دے دوں گا، ورنہ جانتے ہو تمہارے جرم کی سزا نواب صاحب کے پاس کیا ہے۔ عمران نے اسے سنجیدگی سے سمجھایا۔ عمران صاحب مجھے بچا لیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں بے حد مجبور تھا، میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا جو میرے علم میں ہے۔ افضل کا لہجہ انتہائی عاجزانہ تھا۔ ٹھیک ہے، تم بے فکر رہو، عمران نے اسے تسلی دی۔ صاحب، آج سے 1 سال پہلے مجھے خط ملا جس پر وہ بلیک میلنگ سٹف تھا۔ وہ میری ایک غلطی تھی، اور وہ ایک ایسی چیز تھی کہ اگر وہ منظر عام پر آ جاتی تو یقیناً میں خودکشی کر لیتا۔ بہرحال قصہ مختصر، اس بلیک میلنگ کی وجہ سے مجبور ہو کر میں ان کا اعلی کار بن گیا۔ میرے ذمہ صرف اتنا کام تھا کہ میں نواب صاحب کی تمام مصروفیات، بات چیت، خط و کتابت کی اطلاع انہیں بھیجتا رہتا۔ چونکہ میں نواب صاحب کا پرائیویٹ سیکریٹری تھا اور نواب صاحب کو مجھ پر اعتماد تھا، اس لیے مجھے ان کے یہ مطالبات پورے کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ آج سے کچھ دن پہلے نواب صاحب نے کسی سر سلطان سے بات چیت کی اور کوئی آدمی جنگلات کی تحقیقات کے لیے منگوایا۔ اس کی اطلاع میں نے انہیں بھجوا دی۔ انہوں نے میرے ذمہ یہ کام لگایا کہ جیسے 2 آدمی آئیں ہمیں اطلاع دینا۔ آپ کی آمد پر میں نے انہیں اطلاع دینی چاہی، لیکن میرا ٹرانسمیٹر خراب ہو گیا۔ افضل نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تم رابطہ ٹرانسمیٹر پر بھی رکھتے ہو؟ عمران نے سوال کیا۔ جی ہاں، انہوں نے مجھے ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر بھی دیا ہوا ہے جس پر ان کی تمام اطلاعات دیتا ہوں۔ بہرحال کافی دیر بعد وہ ٹرانسمیٹر ٹھیک ہوا، لیکن اس وقت تک آپ کی جیپ واپس آ گئی تھی۔ میں نے انہیں تمام تفصیلات بتا دی تھی۔ انہوں نے مجھے آپ کو گولی مارنے کا حکم دیا، اور میں نے کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ باقی صورتحال آپ کے سامنے ہے، افضل نے تمام حالات بتلاتے ہوئے کہا۔ تمہاری رہائش کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اس محل کے شمالی کونے میں مجھے کوارٹر ملا ہوا ہے، افضل نے جواب دیا۔ تمہیں یہاں سب لوگ پہچانتے ہوں گے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، میں گزشتہ 15 سالوں سے یہاں کام کر رہا ہوں، مجھے یہاں کا بچہ جانتا ہے، انہوں نے افضل نے جواب دیا۔ تو پھر تم نے سیاہ کپڑے اور منہ پر نقاب ڈال کر مجھے قتل کرنے کی کوشش کیوں کی؟ عمران نے سوال کیا۔ عمران صاحب، میں اس لیے نقاب لگایا تھا کہ آپ کے قتل کی تحقیقات ضرور ہونی تھی، اور بغیر نقاب کے مجھے کوئی دیکھ لیتا تو مجھے پکڑ لیا جاتا، لیکن اس طرح تمام الزام کسی نقاب پوش پر لگ جاتا، افضل نے جواب دیا۔ تمہاری عقل داڑھ نکل چکی ہے؟ عمران نے اچانک سوال کیا، اور اس کے چہرے پر دوبارہ حماقتوں کی جلوہ گری تھی۔ جی، افضل نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی سمجھ میں عمران کی شخصیت نہیں آ رہی تھی، جو پل پل میں روپ بدل رہا تھا۔ مقصد یہ کہ تم تو بہت صحیح نکلے، عمران نے کہا تو افضل شرمندہ انداز میں مسکرا دیا۔ اچھا مسٹر افضل، اب تم ایسا کرو کہ تم بدستور اپنی جگہ کام کرتے رہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اب تم جو اطلاع انہیں دو گے وہ مجھے بھی بتا دیا کرو، اور جو حکم ان سے ملے وہ بھی مجھے بتا دیا کرو۔ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں بچا لوں گا، عمران نے کہا۔ لیکن نواب صاحب، افضل نے قدرے جھجکتے ہوئے کہا۔ تم بے فکر رہو، میں سب ٹھیک کر لوں گا، عمران نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ پھر ٹھیک ہے، افضل نے مطمئن لہجے میں کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، جب تم ٹرانسمیٹر پر بات چیت کرتے تھے تو کیا کوڈ ورڈ استعمال کیے جاتے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ یہی 10 کروڑ میں 2 شیطان، افضل نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں، عمران نے کہا، پھر خود اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ نواب صاحب کو ڈھونڈ رہا تھا۔
नवाब साहब अपने कमरे में बड़ी बेचैनी के आलम में टहल रहे थे। उनके चेहरे पर परेशानी साफ आया थी। वो इमरान को आते देखकर उसकी तरफ लपके। क्या हुआ, कुछ पता चला? नवाब साहब ने पूछा। आप घबराए नहीं नवाब साहब, सब ठीक हो जाएगा, इमरान ने कहा। फिर उसने सारी तफसील बता दी। ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा, लेकिन केस ख़त्म होने के बाद मैं उससे बर्दाश्त नहीं करूँगा, नवाब साहब ने कहा। आप बेफिक्र रहें, सब ठीक हो जाएगा, इमरान ने नवाब साहब को तसल्ली दी। फिर उनसे इजाज़त लेकर वापस चला गया। उसने अफजल को तसल्ली दी और भेज दिया। लाइक, कमेंट, शेयर, प्रेस द बेल आइकन।